Good morning, students. Welcome to your social studies class. In today's class, we are going to complete our chapter number 2 from civics. Chapter name is Democracy, Present Day World, लोकतंत्र आधुनिक दुनिया में. आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में आर्टिकल नंबर 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत का जो अनुच्छेद 15 है संविधान के अंदर, वो क्या कहता है. बेटा, आर्टिकल नंबर 15 क्या कह रहा है. आर्टिकल नंबर 15 अनुच्छेद बोलते हैं आर्टिकल को हिंदी में. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें टोटल अभी 448 यानी 448 आर्टिकल्स हैं टोटल. जितने भी रूल है, रेगुलेशन है, वो इन्हीं आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं. तो बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 395 आर्टिकल्स थे. लेकिन अब जो है वो आर्टिकल्स, जैसे हमने बताया ना, अमेंडमेंट होता है, चेंज होता है, तो अब टोटल जो है 448 आर्टिकल हो गए. बट अभी जो हमें पढ़ना है, हमें आर्टिकल नंबर 15 पढ़ना है. आर्टिकल नंबर 15 क्या है. बेसिकली हमारा जो आर्टिकल नंबर 15 है वो क्या कहता है और हमें क्या मतलब समझा रहा है यहाँ पे, तो हम वो पढ़ेंगे स्टूडेंट. आप इस फ़ोटो में देख के बता सकते हो कि आपको क्या लगता है. पिक्चर में देखो, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं बट सब हैंड टू हैंड है, मतलब यूनाइटेड है ना. तो बेसिकली ये आर्टिकल जो है इक्वालिटी से ही रिलेटेड है. जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे ना, राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट वाला, वो 14 से लेके 18 तक जित आर्टिकल हैं जो, वो सब राइट टू इक्वालिटी से ही जुड़े हुए हैं. तो और ये भी उसी के अंडर है 15 भी. तो बेसिकली ये भी इक्वालिटी से ही जुड़ा हुआ है. तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं. आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, जब भारत का संविधान बेटा बनाया गया था 1949 में कंप्लीट हुआ था बनके, और फिर हमारा 1950 में स्टार्ट हुआ था. तो जब कंप्लीट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें एक आर्टिकल 15 जैसे है वो क्या कहता है. तो सबसे पहले तो बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेन सोर्स माना गया है लॉ के लिए, कंट्री के लिए, है ना. कंट्री में कि जो संविधान है वो सबसे मुख्य स्रोत माना जाएगा कानून के लिए. ठीक है, तो मतलब अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है. आर्टिकल 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, जो हमारा भारत का संविधान का अनुच्छेद 15 है, वो क्या बोलता है कि जो स्टेट है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करेगी. किन किन चीज़ों के बेसिस पे. यहाँ पे 5 चीज़ें मेन हैं, आपको याद रखनी है कि किसी भी नागरिक के साथ इन चीज़ों के बेस पे भेदभाव नहीं होगा. रिलीजन यानी धर्म के नाम पर, रेस उसकी नस्ल कलर के नाम पर, कास्ट जाति, सेक्स मेल और फीमेल है, जेंडर जो है, और प्लेस ऑफ बर्थ उसके जन्म के स्थान पर कि भाई तुम तो यहाँ से बिलोंग करते हो तो बेकार हो. ठीक है, तो इन 5 चीज़ें कौन कौन सी. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. इनके बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा. अब इस आर्टिकल में मेन क्या क्या पॉइंट्स हैं. ठीक है, कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे. पहला, इसमें मेनली 4 क्लोजेज हैं, मतलब इसके अंदर 4 भाग दिए गए हैं इसके. तो क्या है 4, हम एक एक करके पढ़ते हैं. पहला क्या है हमारा, फर्स्ट वन क्या है. ठीक है, स्टेट shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth of any form. हर एक इंडिविजुअल स्टेट के लिए है, सभी के लिए, मतलब कंट्री के अंदर, कि राज्य जो है नागरिकों के साथ उनके धर्म के, जाति के, नस्ल के और लिंग के और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा. ठीक है, पहला पॉइंट तो सेम वही है जो ऊपर पढ़ के आए हैं हम, बिल्कुल वही है. सेकेंड क्लोज क्या है इसका. नो सिटीजन शैल ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू. अभी देखो, किसी भी नागरिक को उसके जन्म स्थान के आधार पर, वही सेम धर्म, जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर
या किसी भी तरीके की उसमें डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी मतलब समझते हो, लाइक किसी भी तरीके का हैंडीकैप्ड है या कोई भी। अब देखो हर एक जैसा नहीं होता, मान लो किसी में किसी चीज़ की कमी है, किसी ब्लाइंड है या किसी के लेग नहीं है, हैंड नहीं, कोई भी डिसेबिलिटी हो, कोई बॉडी में भी कोई भी पार्ट की कमी हो, बट किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। कहाँ कहाँ पर? एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी देखो किसी को भी किसी भी दुकान पे जाने से, किसी भी रेस्टोरेंट, होटल या कोई भी पब्लिक जगह एंटरटेनमेंट, जैसे मान लो मॉल है, मूवी थिएटर है, तो कोई मॉल ऐसा नहीं कहेगा कि हम भाई वुमेन को अंदर नहीं लेते या हम लोग कास्ट वालों को अंदर नहीं लेते, तो ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। या कोई शॉप ऐसे किसी को मना नहीं करेगी। तो बेसिकली इन जगह जाने से किसी भी पर्सन को नहीं रोका जाएगा। सेकंड, इसमें सेकंड है, इसमें दो पार्ट है। तो पहला तो ये था, सेकंड क्या है पार्ट इसका, मतलब बी पार्ट। और किसी को भी जैसे वेल्स, टैंक्स, बाथिंग एरिया, बाथिंग घाट, जो गांव में नदियों के किनारे घाट वाट पे लोग यूज़ करते थे ना, तो पहले क्या था कि लो कास्ट के लोगों को, जो बाकी हायर कास्ट का पोंड वगैरह होता था, वेल वगैरह, उससे वाटर यूज़ नहीं करने देते थे। तो किसी को भी कुएं के पानी को, टैंक के, बाथिंग एरिया, प्लेस, रोड है, पब्लिक रिजॉर्ट है, कहीं पे भी किसी को मना नहीं किया जाएगा रुकने से, उसकी चीज़ को यूज़ करने से, ठीक है। स्टेट जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए जनरल, मतलब ये सारी चीज़ें सभी लोगों के लिए होगी, डेडिकेटेड सभी के लिए। जनरल पब्लिक मतलब आम सभी लोगों के लिए, उसमें सब लोग शामिल होंगे। इन चीज़ों का यूज़ हर कोई कर सकता है, तो कोई किसी को मना ही नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हमने इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हमारा है, समानता का अधिकार, उसी से ये रिलेटेड कि किसी भी तरीके का किसी, तो बेसिकली दो में हमें क्या समझ में आया कि कोई किसी के साथ कलर, कास्ट, जेंडर और रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। स्टेट, राज्य खुद नहीं कर सकता, और ना ही इस बेसिस पे कहीं किसी को पब्लिक प्लेसेस पे या फिर ये वेल्स, टैंक्स का पानी यूज़ करने से या रोड्स पे इन सब का यूज़ करने से कोई मना नहीं करेगा। तो दो हमारे हो गए हैं स्टूडेंट। थर्ड क्या है? अभी देखो हमने जस्ट अभी क्या पढ़ा कि किसी के साथ भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी पर ये आर्टिकल में कुछ चीज़ें और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये थर्ड क्या बोलता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अभी देखो ये जो आर्टिकल, महिलाएं हैं और बच्चे हैं बेटा, बेसिकली सोसाइटी में वो पहले मतलब मैन से तो उनको पीछे ही रखा जाता था, महिलाओं को, और बच्चों के लिए भी बहुत सारी स्कीम बनाई गई हैं, जा रही हैं बल्कि अभी भी। तो अगर राज्य या गवर्नमेंट महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए कुछ खास स्कीम बनाती है, कोई योजनाएं बनाई हैं, तो ये आर्टिकल बीच में नहीं आएगा। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि इसमें तो लिखा है कि जो होना चाहिए सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न अगर गवर्नमेंट या स्टेट कर रहा है, तो उसके बीच में ये आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब, ठीक। फोर्थ, अभी आर्टिकल नंबर जो 29 है ना, उसमें जैसे 15 है वैसे 29 है, उसमें लिखा हुआ है कि हर सिटीजन को ना कहीं भी एडमिशन लेने का राइट है। एजुकेशन मतलब कोई भी जो शिक्षा का स्थान है वो किसी को भी मना नहीं कर सकता। जैसे कोई स्कूल ये नहीं बोलेगा यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम दैट कास्ट दैट वी डोंट टेक योर एडमिशन इन आवर स्कूल और आवर कॉलेज, तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा ऐसा। तो पर जो स्टेट है, ये बात होते हुए भी देखो, लेकिन इस आर्टिकल में है 15 में कि अगर जो SC ST और होते हैं जो लोग, अभी देखो शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स, जो नीची जातियों के लोग हैं और जो आदिवासी लोग थे जो जंगलों में पहले रहते थे, उनको बोला गया। तो शेड्यूल कास्ट, हरिजन, इनको एक और नेम हरिजन भी दिया गया। तो अगर अब क्या बोला गया कि किसी को भी ऐसे स्पेशल मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि उसके जेंडर या रिलीजन या कास्ट के नाम पे एडमिशन नहीं दिया जा रहा कहीं भी पढ़ने लिखने की जगह पे। बट एक और चीज़ इसके साथ में ये भी है कि गवर्नमेंट इन कास्ट के लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट, नीची जाति के लोगों के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, इनके लिए अगर ऐसे शिक्षा के स्थानों में कुछ खास
इंतज़ाम करती है तो उसके लिए भी ये आर्टिकल बीच में नहीं आएगा, मतलब उसके इसको फेवर ही करेगा बेसिकली। जैसे कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है गवर्नमेंट का ले लो आप, तो उसमें 100 सीट्स है, तो 5 सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट के लिए अगर वो रिज़र्व कर रखी है, तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल मना करेगा कि ऐसा क्यों कर रखा है, सबके लिए एक जैसा रखो, नहीं। तो जो क्योंकि ये बहुत लोअर कास्ट के लोग थे और बहुत वीकर सेक्शन माने गए थे, इनको पढ़ने लिखने का राइट पहले के टाइम नहीं था, तो बेसिकली इनको स्पेशल ये कुछ इनके लिए काम किया गया ताकि ये भी अपना डेवलपमेंट कर सकें और आगे आ सकें। तो हमने जितने भी इसमें 4 क्लॉजेस थे सारे पढ़ लिए हैं स्टूडेंट आर्टिकल नंबर 15 में। तो याद रखना है आर्टिकल 15 क्या क्या हमें बोलता है, माइंड में ये चीज़ें रखनी है कि ये क्या बोल रहा है। आर्टिकल नंबर 15 किसी भी तरीके का खास अधिकार वैसे तो मतलब मना करता है द फॉलोइंग प्रिविलेज पर, अलग से किसी को, पर जो अपने नागरिकों को राइट दिए गए हैं प्रिविलेजेस का मतलब होता है स्पेशल राइट्स। तो इंडियन सिटीजन को क्या है, एवरीवन इज इक्वल एज पर द रूल ऑफ लॉ, कानून के आगे सब बराबर है। एवरी सिटीजन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, सिंपल सा था कि हर कोई कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी पब्लिक प्लेस पे, लाइक शॉप्स, मॉल, मार्केट्स, कहीं भी कोई भी आ जा सकता है। मतलब कोई ऐसे तो मतलब कोई उसको डिनाई नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। तो अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलाइज्ड, छुआछूत जो थी, जो नीची जात ऊंची जात के नाम पर अछूत प्रथा चली थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। The laws and some schemes run by the government help the disadvantaged community to ensure equality in Indian democracy। कुछ खास कानून और खास योजनाएं जो पिछड़े हुए लोग हैं, मतलब लो कास्ट के हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उनके लिए बनाई गई हैं। किस लिए बनाई गई है, ताकि वो भी आगे आ सके और औरों के बराबर हो सके, तो इक्वालिटी हो सके उनके लिए भी। डैम्स आर मेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफिसेस एंड फिजिकली चैलेंज, तो शिक्षा के स्थानों पर और जॉब्स में भी देखो, पढ़ने लिखने की जगह पर और नौकरियों में भी उनको कुछ खास प्रोविज़न्स दिए गए हैं, उनके लिए कुछ खास अवसर उनको प्रदान किए जाते हैं। वीकर सेक्शन को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, ओबीसीज़ को। और इसके अलावा जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं, जैसे कि कोई मतलब ब्लाइंड है, कोई हैंडीकैप्ड है, तो उनको भी गवर्नमेंट कुछ स्पेशल, मतलब ये जो उनके लिए काम करती है, उनको कुछ थोड़ी छूट देती है औरों के कंपैरिजन में, ताकि वो भी आगे ग्रो कर सके। लाइक जैसे देखो, एक कोई स्टूडेंट है, नॉर्मल है, तो उसके लिए पासिंग स्कोर 50 है आउट ऑफ 100, और पर जो नॉर्मल कोई ब्लाइंड बच्चा है, उसके लिए पासिंग स्कोर 30 रख देगी गवर्नमेंट, 35, 40। तो ऐसा मतलब ये आप ये मत सोचना कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया मेरे साथ, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि वो उसके इक्वल भी तो नहीं है ना, बराबर नहीं है, तो उसको भी तो आगे आने का मौका मिले, बेसिकली इसलिए। तो मिड डे मील एक स्कीम थी, है मतलब क्या है ये मिड डे मील स्कीम, गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। पहले बच्चे पढ़ने नहीं आते थे पुअर्टी के कारण, गरीबी के कारण, तो अब उनको स्कूल में खाना दिया जाता है ताकि वो उनका अच्छे से न्यूट्रिशन हो सके, हेल्थ अच्छी हो सके। ठीक है, मिड डे मील योजना मतलब दिन के भोजन का इसमें प्रबंध किया जाता है बच्चों के लिए, उन्हें स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, आपने देखा भी होगा। और ये सबसे पहले ये स्कीम कहाँ स्टार्ट हुई थी, तमिलनाडु में, मिड डे मील। स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, मतलब जो बहुत गरीब घर के या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार के होते हैं, उनको एडमिशन में जो कैन टेक एडमिशन इन प्राइवेट रन पब्लिक स्कूल्स इन देयर नेबरहुड, तो उनको भी प्राइवेट या पब्लिक स्कूलों में एडमिशन लेने की छूट होती है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ प्रावधान होते हैं। तो ये तो हमारा मतलब आर्टिकल नंबर 15 की जो चीज़ें थी, मेन हाइलाइट्स, वो हमने पढ़ ली। 4 क्लॉजेज ऑलरेडी पढ़ लिए थे। तो जो EWS का मतलब क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली का मतलब समझते हो, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, गरीब है यानी जो, तो इस तरीके के स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक स्कूल्स खोले हैं, और काफ़ी सारे, जिनमें सस्ते मतलब कम दामों में अच्छी पढ़ाई कराई जा सके गवर्नमेंट की तरफ से।
ताकि इक्वालिटी और बढ़ सके। और आखिरी में क्या बोल रहा है ये, हम यहाँ पे एक पढ़ने वाले हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, क्या होती है रिजर्वेशन पॉलिसी? रिजर्वेशन का मतलब वही सेम जो मैं अभी आपको कब से बता रही हूँ ना, स्पेशल प्रोविज़न, खास कुछ अवसर, खास मौके, तो वही आरक्षण है बेसिकली। अभी देखो बेटा, लॉ की ने सम सीट्स, कुछ सीटें आरक्षण, रिजर्व का मतलब आरक्षण कर दी है शिक्षिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शिक्षा के स्थानों पे, जॉब्स में। किन के लिए ऑलरेडी पीछे पढ़ लिया? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो लो कास्ट के लोग हैं उनके लिए, और ओबीसीज़ के लिए। ओबीसीज़ क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो जो शेड्यूल कास्ट से थोड़े ऊपर वाले कास्ट वाले लोग हैं वो ओबीसीज़ में आते हैं। तो इन तीनों सेक्शन के लिए सोसाइटी में इन्होंने काफ़ी भेदभाव देखा हुआ था पहले के टाइम से, बहुत इनके साथ कास्ट के नाम पर और इनके कलर वगैरह के नाम पर भेदभाव होता आया था। तो इसीलिए अब इनको कुछ और ख़ास मौके दिए हैं औरों से अलग। तो आप इसे ये नहीं समझेंगे हम कि भाई उन्हें क्यों और हमें क्यों नहीं। तो इस तरीके से ये जो मतलब क्या क्या है रिजर्वेशन गवर्नमेंट की तरफ से, आप देखो प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए 22.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, पढ़ने लिखने की जगह और नौकरियों में 22.5% जो है शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया है, यानी ये उनके नाम का कोटा रहेगा। और 15% शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, 15% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और 7, ठीक है, तो क्या है, और 15% शेड्यूल ट्राइब के लिए हो गया। फिर 27% ऑफ सीट्स वर रिजर्व फॉर ओबीसीज, और 27% जो सीटें हैं वो ओबीसीज के लिए रिजर्व रहेगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब इनमें से 5% ऑफ टोटल सीट वर रिजर्व फॉर द चिल्ड्रन एंड विडो ऑफ द डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन एक्शन। और 5% सीटें ये कहाँ का पढ़ रहे हैं हम? जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षा के संस्थानों में जो गवर्नमेंट के होंगे उनमें। तो 5% सीटें जो होंगी वो बच्चों के लिए, और जो विधवाएं होंगी, जो आर्मी में डिफेंस में काम करने वाले लोग होंगे उनके बच्चों के लिए होंगी। तो मतलब, और 3% सीट्स आर रिजर्व फॉर फिजिकली चैलेंज, 3% सीटें जो है जो फिजिकली चैलेंज, हैंडीकैप हैं, ब्लाइंड हैं, बेसिकली इस तरीके के बच्चों के लिए होगी, इस तरीके के कैंडिडेट्स के लिए। तो इस तरीके से ये कोटा सिस्टम पूरा काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन पॉलिसी बोलते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले B.R. अम्बेडकर थे ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो भी एक लो कास्ट के थे। तो उन्होंने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन अपने टाइम पे बचपन में सहा था। बेसिकली इन्होंने मतलब इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये बोला था कि जो वीकर सेक्शन है या लो कास्ट के जो लोग हैं उन्हें इस तरीके का रिजर्वेशन दिया जाए ताकि वो भी और लोगों के साथ इक्वल होके आगे आ सकें। तो रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है? कुछ खास प्रावधान उन लोगों के लिए जो पिछड़े हुए, सताए हुए माने गए थे, ताकि वो भी डेवलप करके आगे आ सके। अभी देखो, एक ऑथर है यहाँ पे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये भी लो कास्ट के थे। इन्होंने एक बुक लिखी है जूठन। जूठन का मतलब क्या है? किसी और का जूठा। वो भी दलित, दलित क्या है? वही नीची जाति के बॉय थे। तो उन्होंने जो अपने बचपन में अनुभव किया था, उनके साथ जो भेदभाव होता था, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेसिस पे ये जूठन नाम की बुक लिखी थी कि कैसे जो दलित थे उनके साथ इलिटरेटेड व्यवहार किया जाता था, मतलब बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ये तो हमारा हो गया स्टूडेंट। अभी हम बात करते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल है ये, मतलब टॉपिक है, अदर डेमोक्रेसीज एंड स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। और भी जितने भी लोकतंत्र हैं वहाँ पे क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, स्ट्रगल हुए समानता के लिए। अभी आप अमेरिका का नाम तो जानते ही हो, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत पॉपुलर है। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ भी दो तरीके के लोग रहते हैं, एक तो गोरे लोग हैं, वाइट पीपल, और एक है ब्लैक पीपल। ब्लैक कौन है?
जो अफ्रीका के लोग थे ना, वो वहाँ जाके कभी मतलब वहाँ पे जो बस गए, तो उनके जो बच्चे हुए और वहीं फिर अमेरिका के वो कहलाए, उनके जो आगे एंसेंट मतलब जो उनके हेरिडेटरी से मतलब आगे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन, उनकी जो फ्यूचर जनरेशन हुई, तो वो वहीं पे सेटल होने लग गए, तो वो उसी कंट्री का पार्ट बन के रह गए। तो बेसिकली पर उनका कलर तो ब्लैक ही रहा, तो वहाँ पे दोनों तरीके के लोग रहते थे, ब्लैक एंड वाइट। तो वाइट के लिए डेमोक्रेसी थी वैसे तो अमेरिका में, तो ब्लैक्स के लिए अलग रूल्स और वाइट के लिए अलग रूल, ऐसा रूल था। क्या रूल था कि ब्लैक्स जब अगर ट्रेन में या बस में हैं, तो अगर वाइट आ जाते हैं सडनली, तो उन्हें अपनी सीट वाइट पीपल को देनी पड़ेगी। अगर वाइट पीपल बैठे हैं तो ब्लैक्स उनके सामने बैठ नहीं सकते। ऐसा इस तरीके के बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन थे। तो वहाँ पे कैसे एक स्ट्रगल स्टार्ट किया एक लेडी ने, ये हम पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है इसमें कि 1 दिसंबर 1955 को, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट डे माना गया हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर द इक्वालिटी। इसमें क्या था कि एक लेडी थी रोज़ा पाक नाम की, अफ्रीकन अमेरिकन। अब देखो इनको क्यों बोला गया, क्योंकि कब इनके जो एंसेंटर रहे होंगे वो अफ्रीका के थे, यानी इनके जो पूर्वज। तो ये जो थी अपनी एक दिन जॉब से थकी हारी बहुत टायर्ड थी और वापस आ रही थी, ये बस में बैठी थी, ठीक है। अब जब ये बस में बैठी तो एक वाइट पीपल आया वहाँ पे, वाइट अमेरिकन, उसने बोला भाई गिव मी योर सीट। ऐसा रूल था ना वहाँ पे कि भाई चलो मैं आ गया हूँ, मैं तो गोरा हूँ, अपनी सीट खाली करो और मुझे दे दो। वो थकी हुई थी, उसने ना मतलब हमेशा ऐसे ही ऐसा चलता आ रहा था, उन्हें हटना पड़ता था, लेकिन उस दिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ का मतलब मना कर दिया अपनी सीट देने से, ये वो लेडी है, उस वाइट मैन को। और क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी, ही डिफाइंस चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिका। और उस दिन से मतलब ये जो स्ट्रगल था कि भाई हमको इक्वली समझो, जब हम इस कंट्री में रह रहे हैं, इस कंट्री का पार्ट है, तो इक्वली माने जाएंगे। तो अमेरिकन हिस्ट्री में ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे माना गया। फिर उसके बाद ही उन्होंने वहाँ पे जो ब्लैक पीपल थे, उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट यानी नागरिक अधिकारों का आंदोलन स्टार्ट किया, और कि हमें भी इक्वल राइट दो, बराबरी का राइट दो। उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि सिविल राइट एक्ट बना, नागरिकों के लिए एक नया अधिनियम 1964 में अमेरिका में, जिसमें क्या बोला गया कि अब किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रेस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, और मतलब कलर के नेम पर, धर्म के नाम पर, किसी भी तरीके, यानी सब इक्वल फिर माने गए अमेरिका में, ठीक है। तो ये तो अमेरिका की थी। रोज़ा पाक कहाँ से बिलोंग करती है? अमेरिका से, अफ्रीकन अमेरिकन थी। तो कंक्लूज़न क्या है बेटा इसमें, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि वी वॉन्ट लिव इन अ वर्ल्ड, हम ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहाँ सब दे ऑल आर इक्वल, है ना। तो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सबसे अच्छी जो सरकार है वो डेमोक्रेसी मानी गई है, क्योंकि पीपल फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यू, लोग यहाँ बोल सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं, एंड एक्सपेक्ट इक्वल ट्रीटमेंट, सबको जैसा बर्ताव किया जाता है। रूल ऑफ लॉ चलता है, यानी कानून का ही नियम चलेगा, उसके आगे सब इक्वल हैं। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज़ मोस्ट फेवर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड। आज के टाइम पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सरकार का रूप डेमोक्रेसी है, ओके। रिजर्वेशन पॉलिसी पढ़ाई थी ना, वीकर सेक्शन को कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं दे फॉर दे डेवलपिंग, उनके डेवलपमेंट के लिए। इसमें आप देख सकते हो रिजर्वेशन पॉलिसी किन के लिए बताई थी हमने, SC ST और OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBCs, ठीक है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट, ओके। सो आपको एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कर लेनी है, वी विल सेंड यू, थैंक यू।